चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं बॉटनी और जूलॉजी के 60 क्वेश्चन। अपन एक घंटे में इन 60 क्वेश्चन में से कितने सही कर सकते हैं। वैसे तो एक घंटे का समय अपने को लगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक घंटे के अंदर हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या और जल्दी कर सकते हैं क्या अपने को। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि अपने को 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन चाहिए। 30 में से 20 तो बिल्कुल सही चाहिए, ऊपर आ जाए और अच्छी बात है, लेकिन 30 में से 20 का आंकड़ा अपने को चाहिए। तो ये एक पेपर सेट है जो अपन ने निकाला है, जो कि बहुत अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन है इसमें, और कई क्वेश्चन रिपीट होने के चांस भी हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले बॉटनी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले बॉटनी को स्टार्ट कर रहे हैं। बॉटनी के बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे किसको, जूलॉजी को। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान देना है, क्या लिखा हुआ है। पौधा जो कुछ दिन के लिए जीवित रहता है, तो वे जंतु और वे पौधे जो कुछ समय के लिए जीवित रहते हैं वो एक वर्षी नहीं कहलाते। एक वर्षी वो जो एक वर्ष तक जीवित रहेंगे, बहुवर्षी जो बहुत वर्ष तक जीवित रहेंगे, द्विवर्षी जो 2 वर्षों तक जीवित रहेंगे, लेकिन जिनका जीवन काल अल्प होगा, अल्प मतलब कुछ दिन का, तो वो कहलाते हैं क्या, अल्पकालिक। तो इसलिए हम अल्पकालिक पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यह है दूसरा नंबर, ऊपर लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन पर फोकस करना है। क्या दिया गया है, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार जो है वो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। तो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। यहाँ थाइमिन नहीं दिख रहा, ये गलत है। यहाँ एडिनिन नहीं दिख रहा, गलत है। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन सभी दिख रहे हैं। इसमें कौन सा यूरेसिल दिख रहा है, तो ये गलत है। तो राइट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, पौधों में जो रेशेदार कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो रेशेदार कोशिकाएं हमेशा डेड होती हैं, हमेशा मृत होती हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए यदि हमसे पूछे, जैसे उदाहरण के लिए मैंने तुमको बताए थे बास्ट रेसे, तुमको पढ़ाए थे मैंने कास्ट रेसे, तो देख लेना उनमें तो जितनी भी रेशेदार कोशिकाएं होती हैं वो सब डेड होती हैं, अर्थात क्या होती हैं, मृत होती हैं। फिर आगे चलते हैं, कौन सा कोशिकांग कोशिका के बाहर जीवित रह सकता है। तो याद रखिएगा, वो कोशिकांग, वो कोशिकांग जिसके अंदर खुद का राइबोसोम हो, जिसमें खुद का डीएनए हो। ठीक है ना, जिसमें खुद का डीएनए हो, खुद का राइबोसोम हो, वो आसानी से कोशिका के बाहर जीवित रह सकता है। और मैंने ऐसे दो कोशिकांग पढ़ाए हैं, एक क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो उनमें से जो भी होगा वो सही होगा। तो यहां पर आप देख लो, ये दिया गया है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट राइट आंसर हो जाएगा। ईआर इसमें शामिल नहीं है, केंद्रक भी नहीं है और ना गोल्जी बॉडी। ठीक है, और इसकी जगह पे यदि माइटोकॉन्ड्रिया होता तो वो भी सही होता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह क्रिया जिसमें अतिरिक्त ऊर्जा का क्षय प्रकाशीय तरंगों के द्वारा होता है। वह क्रिया जिसमें अतिरिक्त ऊर्जा का क्षय प्रकाशीय तरंगों के द्वारा होता है। ये आपके सीमा रेखा से बाहर था, लेकिन मैं बता दूं, इसको कहते हैं क्या, प्रकाशीय ऑक्सीकरण। प्रतिदीप्ति तो मतलब होता है चमकना, प्रतिदीप्ति मतलब होता है चमकना। ठीक है ना। फोटोफास्फोरिलेशन मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे फोटोफास्फोरिलेशन मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी और आईपी के जुड़ने से किसका निर्माण, एटीपी का निर्माण। ये भी नहीं है। फोटोलिसिस मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। और प्रकाशीय ऑक्सीकरण मतलब प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके और ऑक्सीकरण क्रिया मतलब अपघटन की क्रिया कराना। तो यहां पर ये जो क्षय है ये किसको प्रदर्शित करता है, अपघटन को। और ये प्रकाशीय तरंग किसको प्रदर्शित करती है, प्रकाश को। तो हम कहेंगे प्रकाशीय ऑक्सीकरण मतलब होता है प्रकाशीय अपघटन। तो ये राइट आंसर इसका होना चाहिए। लेकिन इसमें आपके 50-50 चांस थे। ठीक है ना, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं पता था आपको। ये वाला क्वेश्चन, ऐसे ये वाला, ये भी आपके लिए थोड़ा दिक्कत वाला क्वेश्चन था। ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ देख लो, इसमें लिखा है साल मोनेलियोसिस की क्रिया होती है। ठीक है ना, तो ये जो क्रिया है याद रखिएगा, साल मोनेलियोसिस की जो क्रिया है ये जीवाणुओं द्वारा फूड पॉइजनिंग की है। ठीक है ना, मतलब जीवाणुओं द्वारा भोजन को विषाक्त करने की क्रिया है, जो क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिनम द्वारा होती है। आ रही बात समझ में। तो ये एक प्रकार की क्रिया है
जो भोजन को विषाक्त करने की क्रिया है साल्मोनेलियोसिस, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि जीवाणुओं द्वारा किसकी है, फूड पॉइजनिंग की है, मतलब उनको विषाक्त करने की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता था। कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा जो है ये एक ऐसी रचना होती है जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो याद करो कैलिप्ट्रा आपको कहां पर बताया गया था, कैप्सूल में, कि कैप्सूल के चारों तरफ जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है, कैलिप्ट्रा कहलाता है। लेकिन कैलिप्ट्रा एक ऐसी रचना है जिसका निर्माण होता है, तो इसका निर्माण प्रविभाजी ऊतक द्वारा होता है, लेकिन वो भी नहीं दिया है यहाँ पर, प्रविभाजी ऊतक द्वारा होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए कैलिप्ट्रा का मेन पोर्शन जो है कहां पर होता है, वेंटर में होता है। वेंटर मतलब आर्किगोनिया का जो वेंटर अपन ने पढ़े थे ना, इस प्रकार से अपन ने पढ़े थे, आर्किगोनिया पढ़े थे, तो इसका ये जो वेंटर होता है, ठीक है ना, इसी के द्वारा हम कहेंगे कैलिप्ट्रा का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। सही मायने में कैलिप्ट्रा हमने कैप्सूल में पढ़ा था, कैप्सूल में कैलिप्ट्रा का निर्माण प्रविभाजी ऊतक द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही नाम दिए हैं, तो कैलिप्ट्रा आर्किगोनिया के वेंटर में भी पाया जाता है, तो यहाँ पर आर्किगोनिया के वेंटर से इसका जो निर्माण है ये पॉसिबल है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एपिजेनेसिस का सिद्धांत, एपिजेनेसिस का जो सिद्धांत है ये फ्रेडरिक वॉल्फ के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। एपिजेनेसिस का जो सिद्धांत है ये फ्रेडरिक वॉल्फ के द्वारा दिया गया है, और इस सिद्धांत में ये बताया जाता है कि प्रत्येक जीव, उसके प्रत्येक अंग जो होते हैं उनमें, याद रखिएगा, उनमें धीरे धीरे क्षय और वृद्धि की जो क्रिया है स्वतः चलती रहती है। धीरे धीरे वृद्धि और क्षय की जो क्रिया है, पहले वृद्धि चलती है और धीरे धीरे फिर उनमें क्षय की जो क्रिया है वो चलती रहती है, तो इसको दिया है फ्रेडरिक वॉल्फ ने, याद रखिएगा, एपिजेनेसिस का सिद्धांत। ये भी आपके लिए थोड़ा सा कठिन था, ठीक, बॉटनी का पोर्शन थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए। ये देखो क्या लिखा है, ये तो बड़ा सरल था, कपड़ों का भंडारण करने के लिए किसकी छाल या पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो हमारे घर में कपड़े, ठीक है ना, या अनाज को सुरक्षित रखना हो तो उसके लिए नीम की पत्तियां लाई जाती हैं, और नीम की पत्तियों को कहा जाता है एजा डिरेक्टा इंडिका, ठीक है ना, तो नीम की पत्तियों का जो प्रयोग है यहां पर किया जाता है, तो इसलिए राइट आंसर आएगा क्या, एजा डिरेक्टा इंडिका, ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्रोमेटिन उप इकाई है, ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है। क्रोमेटिन अपन ने न्यूक्लियोसोम मॉडल में, कहा गया, ये न्यूक्लियोसोम मॉडल में अपन ने किसके बारे में पढ़ा है, क्रोमेटिन के बारे में पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। जीन, जीन में नहीं पढ़ा है, क्रोमोसेंटर इसमें नहीं पढ़ा है, क्रोमोमेयर इसमें भी नहीं पढ़ा है, लेकिन न्यूक्लियोसोम मॉडल में अपन ने क्रोमेटिन के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अर्धगुणसूत्र, अर्धगुणसूत्र का कनेक्शन किससे है, क्रोमेटिन जाल से है, या डीएनए का कनेक्शन किससे है, क्रोमेटिन जाल से है, याद रखिएगा। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल जो होता है वो डीएनए तंतु को बताता है, और डीएनए से ही क्या बनता है, क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन किसकी उप इकाई है, तो हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम मतलब डीएनए की, मतलब डीएनए की, याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल कब दिया गया, कल ही चर्चा हुई थी इसके बारे में, ठीक है। तो ये 1953 में वाटसन तथा क्रिक का द्विकुंडलित डीएनए मॉडल जो है तो दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न में से किसमें क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, निम्न में से किसमें क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, तो यार याद रखना, क्रेब्स चक्र जो होता है ये श्वसन के चरण की क्रिया है, श्वसन का चरण, श्वसन के चरण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में तब नहीं होती जब बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया ही ना हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसकी बॉडी में नहीं होता, जीवाणुओं की बॉडी में नहीं होता, क्योंकि जीवाणुओं का माइटोकॉन्ड्रिया किसको कहते हैं, मीजोसोम को कहते हैं, याद है कि नहीं, तो जीवाणुओं में नहीं होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या आएगा, इकोलाई, ईस्ट एक कवक है, ये तो यूकैरियोटिक है, यूलोथ्रिक्स एक शैवाल है, ठीक है ना, तो ये पादप जगत में है, यूकैरियोटिक है, मोल्ड कवक है, यूकैरियोटिक है, इनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, होगा तो यहाँ पर तो क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, लेकिन जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसी कारण वहां पर क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगी, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है 2015 के अनुसार, तो यूपी, यूपी जो है वो सर्वाधिक
गेहूं उत्पादक राज्य है, इसके पहले पंजाब था, ठीक है ना, लेकिन कौन आ गया अब, तो हम कहेंगे यूपी आ गया है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश। पुष्प और शाखाएं उत्पन्न होती हैं, लेटरल बर्ड्स है, लेंटिसेस बर्ड्स है, स्टोमेटस है, क्यूटिकल्स है। दो आंसर तो साफ साफ गलत हैं। लेटरल बर्ड ये गलत है, ये गलत है। लेटरल बर्ड, सॉरी, पुष्प और शाखाएं, गौर कीजिएगा, शाखाएं कहां से निकलती हैं, कहां से निकलती हैं, बाजू से। पुष्प कहां निकलते हैं, बाजू से। निकलते हैं कि नहीं निकलते, बिल्कुल निकलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो पार्श्व शाखाओं से निकलते हैं। ये जो पौधे की शाखाएं ये भी पार्श्व होती हैं, और जो पुष्प होते हैं ये भी कैसे होते हैं, पार्श्व होते हैं। टॉप से निकलता है क्या, बहुत कम पौधों में निकलता है, ठीक है ना, ज्यादातर में कहां से निकलता है, पार्श्व से। तो इसलिए राइट आंसर क्या आएगा, रंध्रों से कहां कभी शाखा निकली, निकली है क्या, क्यूटिकल से निकली है क्या, तो ये दोनों तो सीधे गलत हो गए। इसको हम जानते नहीं, लेकिन लेटरल बर्ड पार्श्व शाखा तो जानते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं, क्या लिखा है देखो जरा। पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, जीव द्रव्य संयोजन, भ्रूण संवर्धन, किण्वन, किण्वन तो गलत है, जीव द्रव्य विलगन, ठीक है ना, भ्रूण संवर्धन भी गलत है। पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल मैं तुमको बता दूं, जीव द्रव्य संयोजन, किसी विशिष्ट परिस्थिति में दो कोशिकाओं का जीव द्रव्य संयोजित होने की जो क्रिया होती है, किसी विशिष्ट परिस्थिति में दो कोशिकाओं के जीव द्रव्य के संयोजित होने की जो क्रिया है वो कहलाती है क्या, जीव द्रव्य संयोजन, याद रखिएगा। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, तो हम कहेंगे कि पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग, पीईजी का जो उपयोग है, जीव द्रव्य संयोजन में होता है, याद रखिएगा। ये जो नई चीजें हैं इनको तुमको याद रखना है, ठीक है ना, ये याद रखना पड़ेगा। खास तौर से बॉटनी के चैप्टर्स में तुमको ध्यान देना पड़ेगा। बॉटनी के जो पेपर सेट हैं पूरे अपने पास, सारे अच्छे से पढ़ डालो, ठीक है ना, सारे अच्छे से पढ़ डालो, क्या नई चीज आ रही है उसको देखो समझो, ठीक है ना। जो नए पेपर सेट है उसमें भी बॉटनी तुम्हारे लिए हैवी पड़ सकती है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि 10-15 क्वेश्चन ना देके जाएगी, लेकिन हमको 20 चाहिए ना, तो 20 के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में, तुम खुद देख रहे हो कुछ क्वेश्चन बहुत सरल है, जैसे ये आ गया, मटर के पौधे में कौन सा प्रभावी लक्षण है, तुमने पूरी जेनेटिक्स पढ़ी हुई है, ठीक है ना। अब इसमें तुम्हें झुर्रीदार तो मैंने कभी नहीं बताया, मैंने झुर्रीदार तो कभी नहीं बताया प्रभावी लक्षण है। लाल पुष्प बौना पौधा, बौना पौधा तो मैंने कभी नहीं बताया तुमको कि प्रभावी लक्षण है, ठीक है ना। उपर्युक्त तो दोनों, तो दोनों तो गलत है, क्योंकि यहाँ झुर्रीदार गलत है, यहाँ बौना गलत है, मतलब इनमें से कोई नहीं राइट आंसर आएगा। आ रही बात समझ में, तो हमने कभी नहीं बताया, तो ये सरल क्वेश्चन था। तो ऐसे सरल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे रहेंगे आपके जैसे दिख रहे हैं अभी। पादप जगत में दूसरा सबसे बड़ा क्लोरोप्लास्ट किसका है, सबसे बड़ा क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन दूसरा पादप जगत का दूसरा सबसे बड़ा क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेकेंडेंस में पाया जाता है, मतलब हम कहेंगे इसमें, ठीक है ना, याद रखिएगा। और पादप जगत का सबसे बड़ा ये हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है, ठीक है, तो उसके लिए अपन आपको कल बताएंगे कि पादप जगत का सबसे बड़ा क्लोरोप्लास्ट जो कि एंजियोस्पर्म में होता है वो पर्टिकुलर किस पौधे में है, ठीक है ना। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है, सेकेंडेंस, लेकिन इसको नहीं देना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, लेकिन क्या मालूम क्यों दिया है उसने। ये आ गया ओव्यूल, ये भी आपके लिए क्वेश्चन कैसा होता, 50-50 चांस होता है इसमें भी, आ रही बात समझ में, 50-50 चांस होता। ओव्यूल एटेगेमिक, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो ओव्यूल होते हैं उनका संयोजित होना, जो ओव्यूल होते हैं बीजांड उनका क्या होना, संयोजित होना। तो ये संयोजित ओव्यूल किन में पाए जाते हैं, तो सेंटेलम में पाए जाते हैं, सेंटेलम में, मटर में नहीं पाए जाते, हेलिएंथस एनस में तो नहीं होते, ठीक है ना, तो ब्रेसिका कंपेस्टिस में भी नहीं होते। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, सेंटेलम। ये भी क्वेश्चन जो है ये अपने 50-50% में था। आ रही बात समझ में, कि किसी का तुक्का लग गया तो सही, नहीं तो आसान नहीं था ये क्वेश्चन। ये देखिए ये आपके लिए बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। प्रकाशीय स्वपोषी जीवाणु कौन सा है, मैंने दो प्रकार के जीवाणु बताए हैं, एक प्रकाश संश्लेषी और एक रसायन संश्लेषी, याद है, दो प्रकार के जीवाणु बताए हैं।
तो आपको दोनों प्रकार के जीवाणु अच्छे से पता है, ठीक। यहां पर यदि प्रकाश संश्लेषी देखा जाए, रोडोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर तो कैसा है भाई, स्वतंत्र जीवी स्वपोषी है ये। नाइट्रोसोमोनास भी ये सही है, ठीक है ना। तो यहां राइट आंसर होना चाहिए कौन सा, वैसे नाइट्रोबैक्टर भी हो सकता है, स्वतंत्र जीवी स्वपोषी, लेकिन उसने प्रकाश संश्लेषी बोला है ना, प्रकाश स्वपोषी वही है ना, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। इसमें नाइट्रोबैक्टर भी सही हो सकता है जहां तक, ठीक है। रोडोस्पाइरिलम तो लिखा होगा अपन ने कॉपी में कौन कौन से लिखे, रोडोस्पाइरिलम लिखा अपन ने प्रकाश संश्लेषी में, ठीक है। तो यहां पर फिर अपन रोडोस्पाइरिलम के साथ जाएंगे। नाइट्रोबैक्टर का नाम लिखा अपन ने क्या, किसमें, रसायन संश्लेषी में लिखा, हाँ तो फिर मेरे को डाउट हो रहा फिर, तो यही आंसर सही होगा, रोडोस्पाइरिलम, ठीक है। मतलब अपने को क्या करना है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु का एक खंड बना लेना है, रसायन संश्लेषी का, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कहीं दुविधा में ये गलत ना हो जाए, ठीक है। सरल था ये अपने लिए, यदि हम पढ़ के जाते तो बिल्कुल सही था, रोडोस्पाइरिलम। जैसे मुझे डाउट हो रहा नाइट्रोबैक्टर, तो ऐसा आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। ये बहुत सरल क्वेश्चन था आपके लिए। सेंट्रोसोम सामान्यतः जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, परंतु पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ कवक और शैवाल में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। पादप कोशिका में बिल्कुल नहीं होते, लेकिन शैवाल को किसके अंतर्गत लिया गया है, पौधों के, तो भाई कुछ शैवाल में तो पाए जाते हैं। तो यहां पर कहा गया है सेंट्रोसोम सामान्यतः जंतु कोशिका में पाए जाते, बिल्कुल सही है, लेकिन पादप कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते। तो ये कभी नहीं पाए जाते मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि शैवाल में होते हैं, ठीक है ना। ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे ये गलत है भाई। शैवाल और कवक में पाए जाते हैं, ये सही है। कुछ जिम्नोस्पर्म में ये गलत है, क्योंकि मैंने बता दिया पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता, यदि होता तो उनका कोशिका विभाजन भी जंतु कोशिका जैसे होता, ठीक है। तो सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते, लेकिन कभी नहीं नहीं बोल सकता, क्योंकि कुछ शैवाल और कवक में ये होते हैं, याद रखिएगा होते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा सरल क्वेश्चन था, ये भी बड़ा सरल क्वेश्चन था। क्या लिखा है, प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाने वाले 30 भिन्न एंजाइम में से कौन सा एंजाइम अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाने वाले 30 एंजाइमों में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, एटीपेज, ये याद रख लेना आप, ठीक है ना। प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाने वाले 30 भिन्न एंजाइमों कौन सा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो एटीपेज है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, पैराकोकस होता है, ये पैराकोकस, ये भी आपके लिए 50-50 क्वेश्चन था, आ रही बात समझ में। पैराकोकस, कोकस जीवाणु कौन से होते मालूम है ना, गोलाकार जीवाणुओं को अपन क्या कहते हैं, कोकस जीवाणु कहते हैं। अब इसने पूछा है पैराकोकस क्या होता है, आक्सी या अनाक्सी। तो जीवाणु इस धरती पर दो ही प्रकार के, या तो आक्सी या तो अनाक्सी, तीसरी कोई वेराइटी नहीं है। उपर्युक्त तो दोनों, ये तो गलत कह रहा है, और दोनों में से कोई नहीं, ये भी गलत कह रहा है, क्योंकि जीवाणु इस धरती पर दो ही प्रकार के हैं, एक आक्सी और अनाक्सी, तो दोनों में से कोई सही हो सकता है। तो यहां पर आंसर क्या है, आक्सी जीवाणु, याद रखिएगा। एरोबिक, आक्सी मतलब क्या हुआ, एरोबिक, अनाक्सी मतलब एनारोबिक, ये भी याद रखना होगा। वैसे अपने को इंग्लिश वर्डिंग मिल जाएगी जैसे ये मिली है, तो ध्यान रखना कोई भी जीवाणु आक्सी और अनाक्सी दोनों, और दोनों ना हो ये भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों तो गलत है, इधर तो चुनना ही नहीं है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक चुनना था। तो पैराकोकस जो वो कौन सा जीवाणु, आक्सी जीवाणु, ठीक। मैं एक बात बताऊं, यदि सीबीएसई की एनसीईआरटी हमारे पास होती तो ये एक भी क्वेश्चन न छूटते। सीबीएसई की एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा होता है, ये लाइनें लिखी होती, ठीक है नहीं, लेकिन हमारे पास एमपी बोर्ड की एनसीईआरटी जिसमें आधा लिखा है और आधा नहीं लिखा है, ये दिक्कत है। नहीं तो ये एक एक लाइन लिखी, मैं तुमको बताऊं क्या सारी चीज में तुमको लिखवा नहीं सकता,
लेकिन कुछ चीजों को अपन अंडरलाइन कर सकते हैं। तो जैसे सेल्फ स्कोरर में ये चीजें साफ साफ दी गई, लिखी हुई हैं, लेकिन वही बात है, सेल्फ स्कोरर इतनी मोटी, अब इतना सारा कैसे लिखवा दें आपको, सही बात है कि नहीं? तो ये चीजें लिखी हुई हैं उसमें, ये तो मैंने साफ साफ लिखवाया है आपको। क्या है? पादप कोशिकाओं में एल्केलाइट्स, क्या याद है? एल्केलाइट्स उत्सर्जी पदार्थ, पौधों के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एल्केलाइट्स कहलाते हैं। तो उत्सर्जी उत्पाद की तरह होते हैं। और मैंने कई प्रकार के एल्केलाइट के नाम भी लिखवाए हैं तुमको, और तुमको कहा है कि ये याद कर लेना, क्योंकि ये पहले पूछा गया है। अब हो सकता है कि निम्न में से कौन सा एल्केलाइड है और कौन सा नहीं है, ये पूछ लिया जाए। ठीक है कि नहीं? आगे देखो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था आपके लिए। ठीक है, एक लक्षण जो फ्यूनेरिया और ड्रायोप्टेरिस दोनों में ही पाया जाता है, तो इसका मतलब इसका ये है मोनोशियस गैमीटोफाइट। इसका मतलब क्या होता है? जब एक ही युग्मक में नर और मादा जननांग दोनों एक साथ लगे हों, जब एक ही युग्मक में मतलब एक ही शाखा पर नर और मादा दोनों जननांग लगे हों, तो हम कहेंगे इसको कहते हैं क्या? मोनोशियस गैमीटोफाइट। और ये फ्यूनेरिया की विशेषता है, और इसने फ्यूनेरिया और ड्रायोप्टेरिस दोनों कहा है, तो सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा? ठीक, बात समझ में आ गई? तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही शाखा पर देखने को मिले, तो इसको मोनोशियस गैमीटोफाइट कहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आ गया। सक्रिय ग्लूकोज कौन सा होता है? भाई सक्रिय ग्लूकोज वो होता है जिसको सक्रिय किया जाता है। और ग्लूकोज को सक्रिय कब करते हैं? ग्लाइकोलिसिस चक्र में। क्या बनाकर? ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाकर। तो ग्लूकोज सक्रिय तब होगा जब उसको सक्रिय किया जाएगा। कब किया जाता है उसको सक्रिय? ग्लाइकोलिसिस चक्र में। क्या बनाकर? ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाकर। किस एंजाइम की उपस्थिति में? हेक्सोकाइनेस एंजाइम की उपस्थिति में। याद रखना, ग्लाइकोलिसिस चक्र में ग्लूकोज को सक्रिय बनाने के लिए हेक्सोकाइनेस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, और एटीपी के माध्यम से दो एटीपी का प्रयोग किया जाता है, जिससे बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये है ग्लूकोज का सक्रिय रूप। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? सक्रिय ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज, ये एफएडी ग्लूकोज, एनएडी ग्लूकोज, फास्फोग्लूकोज, तो हम कहेंगे फास्फोग्लूकोज। ग्लूकोज 6 फास्फेट उसका नाम है, याद रखिएगा। और ये क्या है? तो हम कहेंगे क्रियाशील रूप है। फिर आगे चलते हैं। ये भी क्या कहना चाहिए, रोग वाले अध्याय में क्वेश्चन है, लेकिन हमारी पुस्तक में नहीं है। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है हमारे, उससे, हमारी पुस्तक से। ठीक है ना? कोच, यहां पर क्या आएगा? कोच की, यहां कांच जैसे दिख रहा है कि नहीं, वो आएगा कोच। कोच की अभिधारणा किस रोग में लागू की गई थी? तो ये आएगा लेप्रोसी। कोच ने जो अपने प्रयोग किए थे, ठीक है ना, और उसके संबंध में जो निष्कर्ष निकाले थे, तो वो किस रोग के लिए थे? तो वो कुष्ठ रोग, मतलब लेप्रोसी के लिए थे। ठीक, क्या चीज? किसमें लागू? अपन तो यही पढ़ के आए हैं। कोच की अभिधारणा किससे संबंधित है? कुष्ठ रोग से। चलो, तो फिर इस अभिधारणा को अपन देखते हैं। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट डे पे आपको बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे पे उसकी फोटो भी लेते आऊंगा मैं, ताकि तुम्हें दिख जाए, ठीक है, कि क्या सही है। हो सकता है कहीं मेरे से मिसप्रिंट ना हो गया हो, ठीक है ना, पढ़ने में कोच की अभिधारणा। तो इसको अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो, ये बड़ा सरल क्वेश्चन आया तुम्हारे लिए। क्या लिखा है? फलों के रस को खुला रखने पर कुछ समय के उपरांत उनमें कड़वाहट आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। फलों के रस में होती है फ्रक्टोज शर्करा, और शर्करा में बहुत जल्दी पनपते हैं कौन? तो हम कहेंगे जीवाणु। ठीक है ना? और इसके अलावा ईस्ट भी पनपता है बहुत जल्दी। और ये क्या करता है? ये क्या करते हैं? फलों के रस को यदि ज्यादा समय तक तुमने खुला रखा, तो उनमें कड़वाहट आ जाएगी, क्योंकि फ्रक्टोज शर्करा में बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं। इसलिए फलों का जूस ताजा निकाल के और लोगों को देते हैं, और लोग भी कहते हैं भाई ताजा चाहिए, और नहीं तो वो फ्रीजर के अंदर रखते हैं। देखे होगे आपने, खुला नहीं रखते हैं ऐसे ही। ठीक है ना? कारण क्या है? उनमें कड़वाहट आ जाती है। तो ये देखो क्या लिखा है, फलों के रस को खुला रखने पर कुछ समय के उपरांत कड़वाहट क्यों आ जाती है? रस में उपस्थित पदार्थ कड़वाहट विकसित करते हैं। बिल्कुल गलत, फ्रक्टोज होता है उनमें। तो उनमें क्या होता है?
फ्रक्टोज, फ्रक्टोज काय के लिए कड़वाहट पैदा करेगा, तो ये तो गलत है। दूसरा, ईस्ट कोशिकाओं के द्वारा होने वाली किण्वन प्रक्रिया के कारण कड़वाहट आ जाती है, बिल्कुल सही हो सकता है। वातावरण में उपस्थित कवक की क्रियाशीलता के कारण आ जाती है, तो देखो कवक पैदा हो सकते हैं लेकिन किण्वन होना चाहिए, किण्वन नहीं लिखा है, तो कड़वाहट जो आती है वो किण्वन के ही कारण से आती है। जैसे तंबाकू की पत्तियां कड़वी होती हैं लेकिन उनमें किण्वन क्रिया के कारण से सुगंध आती है, आ रही बात समझ में? ऐसे ही फल में मिठास होती है लेकिन किण्वन क्रिया के कारण उनमें क्या आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है। जैसे एक फल मीठा आपके घर में रखा रहे तो क्या होगा, यदि वो खराब होने लगा तो उसमें कड़वाहट आ जाएगी, फिर वो खाने योग्य नहीं रहेगा, तो इसका मतलब उसमें क्या हो चुका है, तो हम कहेंगे उसमें किण्वन हो चुका है ये, ठीक है ना। इसको नाम दिया जाता है फर्मेंटेशन, ठीक है ना। किण्वन क्रिया के कारण से क्या होती, कड़वाहट आ जाती है। उपरोक्त सभी के कारण तो ये गलत है, ठीक है ना। ये क्यों गलत है, क्योंकि रस में उपस्थित पदार्थ कड़वाहट वाले होते हैं, ये कहना गलत था, ठीक है ना। अपन तो रस के साथ छिलका भी बीज दे तो भी कड़वाहट नहीं आने वाली, सही बात है कि नहीं, क्योंकि हम रस निकालेंगे तो पके फलों का निकालेंगे, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। राइट आंसर है ईस्ट कोशिकाओं द्वारा होने वाली किण्वन क्रिया के कारण। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा कठिन था। क्या लिखा है, एक पौधे में लाल पुष्प, एक पौधे में लाल पुष्प सफेद पर प्रभावी है। लाल जो है वो सफेद पर प्रभावी है, वो तो होता ही है। और लंबापन मतलब टी किस पर प्रभावी है, बौने पर प्रभावी है, ये भी होता है। एक हेटेरोजाइगस पौधे में को दोहरे अप्रभावी पौधे, दोहरे अप्रभावी पौधे मतलब आर आर टी टी, ठीक है ना, से क्रॉस कराया जाता है। यदि वर्ण तथा आकार के जीन एक ही गुणसूत्र पर अति समीप स्थित होते हैं तो संतति में संभावित प्रतिशतता क्या होगी। ये जो बोला है ना उसने, इसके कारण से उसने आपको फंसा दिया, ठीक है ना, नहीं तो सीधा सीधा था। लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, जब लंबा पौधा सॉरी जब प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण साथ में हो, जब प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण साथ में हो तो 99% चांस होता है कि प्रभावी गुण पैदा होगा और 1% चांस होता है कि कौन सा गुण पैदा होगा, अप्रभावी गुण पैदा होगा। जब प्रभावी और अप्रभावी, इसने क्या बोला, ध्यान देना, पश्च क्रॉस बैक क्रॉस, पश्च क्रॉस मतलब बैक क्रॉस कराने के लिए कहा है। बैक क्रॉस में अनुपात क्या होता है, बैक क्रॉस में अनुपात क्या होता है, 1:1, याद होगा आपको, होता कि नहीं होता। लेकिन याद रखना, जब प्रभावी और अप्रभावी गुण का क्रॉस होगा तो 99% चांस है कि प्रभावी गुण आएगा। प्रभाविता का नियम भी तो कहता है, सही बात है कि नहीं। तो इसमें क्या ऐसा हो सकता है, दिमाग लगाओ, क्या ऐसा हो सकता है कि जितना लाल आए उतना ही सफेद आए, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि लाल प्रभावी है, वो तो 99% आएगा मतलब ज्यादा आएगा। तो ये कहना गलत होगा कि दोनों बराबर आए, दोनों बराबर आए, ये कहना कैसा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाल और सफेद दोनों बराबर बराबर आ जाए, ठीक है ना। फिर यहां देखो अगले नंबर पे, यहां क्या बोला है, लाल और लंबा ये प्रभावी 49% और लंबा और सफेद 1%, ये थोड़ा ठीक कह रहा है, ये थोड़ा ठीक कह रहा है। अब इस बात को समझो, लाल और बौना ये गलत कह रहा है, लाल ज्यादा परसेंट में आएगा क्योंकि वो कैसा है, प्रभावी है, उसका परसेंटेज ज्यादा आएगा, तो ये भी गलत कह रहा है। और आगे चलते हैं, अरे यार और कौन सा बचा है, 4 थे क्या, एक मिनट है ना, कौन सा चूक गया मेरे से, लंबा और लाल, अरे ये तो आंसर है रे। अच्छा आंसर मिलाते हैं, चलो पहले आंसर मिलाते हैं, क्या कह रहा है, लंबा और लाल 49% और लंबा और सफेद कितना कह रहा है, 1%, और बौना और लाल कितना कह रहा है, बौना और लाल 1% कैसे हो सकता है। पश्च क्रॉस में जो अनुपात है, जब हम क्या करते हैं, प्रथम पीढ़ी की संतान का
प्रभावी या अप्रभावी के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमें अनुपात क्या मिलता है प्रभावी और अप्रभावी का, एक बार चेक कर लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर आ जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी, ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गया स्मॉल टी स्मॉल टी, ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गया स्मॉल टी स्मॉल टी। ये साफ हो गया यार, सॉरी हमसे बोलने में गलती हो रही है। प्रभावी का जो अनुपात आएगा, जितना आएगा उतना ही अनुपात किसका आएगा, अप्रभावी का आएगा। प्रभावी का जितना आएगा उतना ही किसका आएगा, अप्रभावी का आएगा। तो लाल और लंबा, लाल और लंबा जितना आएगा, ये एक तो लंबा और लाल जो प्रभावी गुण है वो ज्यादा आएगा, लेकिन वो जितना ज्यादा आएगा उतना ही क्या आएगा, उतना ही बौना भी आएगा। ये देखो आपके सामने, जितना प्रभावी आया है उतना ही कौन आया है, अप्रभावी आया है। तो परसेंटेज वैल्यू दोनों की कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहां पर लंबा और लाल कितना है, 49%। और यहां देखो शुद्ध जो अप्रभावी है, बौना और सफेद, ये भी कितना है, 49%। तो ये वाला आंसर कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि पश्च क्रॉस में मतलब बैक क्रॉस में अनुपात क्या होता है, 1:1। तो प्रभावी का जितना होगा उतना ही कितना किसका होगा, अप्रभावी का। तो शुद्ध प्रभावी का 49 है, तो शुद्ध अप्रभावी का भी कितना होगा। तो ये राइट आंसर आएगा 1:1 के हिसाब से। आ रही बात समझ में। तो बैक क्रॉस का ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज था आपके लिए, लेकिन हम उसको इस अनुपात से निकाल सकते थे कि हमने प्रभावी और अप्रभावी का अनुपात क्या देखा है, 1:1, लेकिन हमने एक संकर में देखा है। हमने किस में देखा है, एक संकर में देखा है। तो द्विसंकर में अपन उसको इस तरीके से लागू कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके लिए कठिन था। CAA क्षारक क्रम tRNA के किस भाग में उपस्थित होता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको tRNA निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है ना। tRNA मतलब तीनों प्रकार के जो RNA होते हैं अपने, एक tRNA, एक rRNA, एक कौन सा mRNA, इनमें निकाल के देखना होगा। तो tRNA में ये क्षारक क्रम आप निकाल के देख सकते हो, ये इसके 3 एंड सिरे पर मौजूद होता है। 3 एंड सिरा मतलब ये वाला जो होता है 3 एंड 5 एंड। तो आरएनए जो होता है वो एक सूत्री होता है। तो इसके शुरुआती लूप पे जब आप जाओगे तो आपको ये वाला क्षारक क्रम क्या होगा, मिल जाएगा। और ये आपकी बुक में दिया है, कहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, जहां पर आपने आरएनए की संरचना टॉपिक देखा होगा, डीएनए और आरएनए। तो आरएनए की संरचना जहां पर है वहां पर इस प्रकार का आरएनए बना हुआ देख लेना। तो यहां पर आपको ये क्षारक क्रम क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत अंदर से था। तो ये जो क्वेश्चन अपने हुए हैं, ठीक है, ये पाम के मांसल पौधे में अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं, मालूम है कौन सी जड़ें होती हैं, अपस्थानिक जड़ों को कहते हैं रेशेदार जड़ें। अपस्थानिक जड़ों को कौन सी जड़ें कहते हैं, रेशेदार जड़ें, जो उथली रहती हैं। जो कैसी रहती हैं, उथली। और उथली जड़ें जो होती हैं या अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटियस रूट कहलाती हैं। और ये पाई जाती हैं किन में, आर्किड्स में पाई जाती हैं। किन में पाई जाती हैं, आर्किड्स में, याद रखिएगा। उसमें आर्किड्स लिखा हुआ लेकिन वो क्या है, आर्किड्स है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें 10 से 15 क्वेश्चन अपने लिए थे, बाकी में कुल मिला के 50-50 चांस था। सही बात है कि नहीं, क्योंकि पेपर रहता है ना यार, बहुत सारे सेट आते हैं तो उसके हिसाब से बनता है। अब देखो जूलॉजी में अपन क्या कर सकते हैं, क्या जूलॉजी में खींच सकते हैं। इसीलिए मैंने कल एक बात बोली थी, क्या बताया था मैंने, कि यदि बायोलॉजी कठिन आ गई तो आपको सपोर्ट करेगा कौन, इंग्लिश और केमिस्ट्री। तो अपने को इंग्लिश और केमिस्ट्री भी उतनी दमदार बनानी पड़ेगी कि कहीं बायोलॉजी में बॉटनी कठिन आ गया तो अपने को केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए केमिस्ट्री के ऊपर मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो यहां से हम ज्यादा क्वेश्चन मतलब आंसर ला सकते हैं। क्या लिखा है, शिशु में दूध का पाचन का प्रारंभिक चरण किससे होता है। तो दूध के पाचन में सबसे पहली भूमिका रेनिन की होती, और रेनिन के बाद फिर दूसरी भूमिका किसकी होती है, पेप्सिन की होती है, याद रखिएगा। पहले ये दूध के कौन से प्रोटीन को, विलेय केसीन प्रोटीन को अविलेय कैल्शियम में परिवर्तित करके उसको थक्के में परिवर्तित करता है, और उस थक्के का पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है, ठीक है। तो राइट आंसर है रेनिन। कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, 9वीं 10वीं का क्वेश्चन।
कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते हैं, लेकिन उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। क्यों? क्योंकि वो दलदली भूमि पर पाए जाते हैं, नाइट्रोजन की कमी होती है। ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो कीटों का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मिडिल लैमेला में कौन होता है? मिडिल लैमेला मतलब क्या हुआ? मिडिल लैमेला मतलब क्या हुआ? अपन ये बोल सकते हैं मध्य भित्ति या मध्य पटलिका, ठीक है ना। तो मध्य पटलिका में काइटिन, लिग्निन, पैक्टिन, सेल्यूलोज। तो याद रखिएगा यहां पर मध्य पटलिका में कौन पाया जाता है? पैक्टिन पाया जाता है। अपन ने पढ़ा भी था मध्य पटलिका, अपन ने कहां पर पढ़ा हुआ है? जहां तक उसके क्वेश्चन टेस्ट में भी दिए हैं मैंने, याद है? सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, कम मात्रा में कौन पाया जाता है, कठोरता कौन प्रदान करता है, ठीक है ना। तो ज्यादा मात्रा में पैक्टिन पाया जाता, अपन ने लिखा है, कठोरता लिग्निन प्रदान करता है। इनके बारे में अपन ने पढ़ा है, एक बार देख लेना। तो मिडिल लैमेला मतलब मध्य पटलिका में ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? पैक्टिन। आगे चलते हैं, गुणसूत्रों की संख्या पर आधारित वर्गीकरण कौन सा है? तो गुणसूत्रों की संख्या पर आधारित वर्गीकरण जो है, याद रखिएगा, उसको कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है? साइटोटैक्सोनॉमी। वैसे एक बात बता दूं, गुणसूत्रों के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत करना कैरियोटॉक्सिनोमी के भी अंतर्गत आता है, लेकिन हमारी पुस्तक में इसको नाम दिया गया है क्या? साइटोटैक्सोनॉमी। जहां वो जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाओं के बारे में लिखा है ना, वहां पर है साइटोटैक्सोनॉमी, गुणसूत्र की संख्या पर आधारित वर्गीकरण। लेकिन इसमें 50-50 चांस था आपका, ठीक है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो उनको बन जाता, हर किसी को नहीं बन पाता। ये क्वेश्चन बड़ा सरल था। इंटरफेरॉन कल ही पढ़े अपन ने। इंटरफेरॉन कहां पर पैदा होते हैं? जहां वायरस का आक्रमण होता है। तो ये लिखा है, वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन जो असंक्रमित कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से क्या करता है? बचाता है। तो राइट आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर क्या होना चाहिए? इंटरफेरॉन वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा, यही ऑप्शन है ना। एक ऑप्शन ये है मैक्रोफेजेस के प्रोटीन उत्पादन, गलत। एलर्जेंस, गलत। वायरस संक्रमण प्रतिरक्षी अणु, तो वायरस संक्रमित कोशिकाओं वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही सही होगा। शीर्षस्थ वृद्धि का उदाहरण है। शीर्षस्थ वृद्धि मतलब ऐसा जीव जो केवल अपने प्रारंभिक सिरे से क्या करता है? वृद्धि करता है। मनुष्य तो नहीं है जो केवल अपने प्रारंभिक सिरे से वृद्धि करे, छिपकली तो नहीं है, मेंढक तो नहीं है, कौन है? सूत्रकृमि। ये अपने शीर्ष से ही क्या करता है? वृद्धि करता है। याद रखिएगा, मनुष्य तो चारों तरफ से ग्रोथ करता है, ठीक है ना। जो छिपकली होती है वो आगे और पीछे दोनों से वृद्धि करती है, पूंछ काट दो फिर से पूंछ निकल आ जाएगी, पश्च वृद्धि भी करती है, ठीक है नहीं। मेंढक शीर्ष के साथ साथ चारों तरफ से, जैसे हमारा शरीर वृद्धि करता है वैसे मेंढक का वृद्धि करता है। लेकिन शीर्षस्थ वृद्धि का बहुत अच्छा उदाहरण कौन है? सूत्रकृमि, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ये देखो क्या लिखा है, अब भी पढ़ा था अपन ने। राष्ट्रीय उद्यान में किसको सुरक्षा दी जाती है? केवल जंतुजात को। मैंने क्या बताया था? किसी राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों की रोज सर्चिंग की जाती है, पेड़ों पर नंबर लिखे होते हैं, अभी बताया था मैंने, और सबको सुरक्षा दी जाती है, ठीक। तो यहां पर केवल जंतुजात को, केवल पादप जात को, दोनों को, या पूरे पारिस्थितिक तंत्र को? तो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो पूरा पारिस्थितिक तंत्र है, हर किसी को सुरक्षा दी जाती है। क्यों भाई? अंदर शिकारी के लिए नहीं घुसने देंगे वो, तो सब चीजें क्या है? सुरक्षित है, ठीक है। ये लो एक और सरल क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? कोई भी बता सकता है। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? CO2 तो नहीं है, बिल्कुल गलत। धूल के कण नहीं है। SO2 NO2 ये है, क्योंकि वाहनों से निकलने वाले धुएं और उद्योगों से निकलने वाले धुएं में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? NO2 और SO2, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। तो ये अम्लीय वर्षा के मेन कारण है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए कठिन था, ठीक है। क्या लिखा है? दिया गया है कि X हीमोफीलिया जीन वाला गुणसूत्र है, X, और X सामान्य रक्त जमने वाला गुणसूत्र है। यहां पर प्रश्न में मिस्टेक है, दोनों X नहीं हो सकते, या तो एक X होगा एक X डैश, या एक X डैश होगा और एक कौन होगा? X। उसने दोनों को X कर दिया है, समझ में आ रही बात? तो X हीमोफीलिया जीन वाला गुणसूत्र है और X सामान्य रक्त जमने वाला गुणसूत्र है। तो निम्न में से कौन सा व्यक्ति
हीमोफीलिया के वाहक का काम करेगा। तो एक चीज तो मैं तुमको बता दूं, एक चीज तो मैं तुमको क्लियर कह सकता हूं, पुरुष वाहक नहीं होता, ठीक है। और इसने क्या पूछा है, तो वाहक इन्हीं दोनों में से ही कोई होगा। लेकिन मेरे लिए एक दिक्कत पैदा ये हो गई कि वहां पर उसने एक्स डैश दिया नहीं, लेकिन फिर भी क्लू है अपने पास। ये जो एक्स है ये हो सकता है ये हीमोफीलिया, एक्स डैश जिसके ऊपर लगा वो हीमोफीलिया वाला हो, तो ये हो जाएगा कौन, हीमोफिलिक, और ये हो जाएगा कौन, वाहक। ठीक है ना, अपन भी तो दिखाते हैं, अपन इस तरीके से दिखाते हैं, उसने ऐसा दिखाया है। तो नॉर्मल को एक्स से दिखाते हैं और हीमोफीलिया वाले को डैश लगा के, तो दोनों में डैश लगा है मतलब वो हीमोफिलिक है, और एक में लगा मतलब वाहक है। पुरुष तो हो ही नहीं सकता, तो वाहक केवल स्त्री है, तो ये वाला आ जाएगा। सही है कि नहीं, सरल था ये भी, सोचते तो बन जाता। ये लो, आजकल उपयोग होने वाला हेपेटाइटिस बी का टीका कैसा है, तो ये द्वितीय पीढ़ी का टीका है। पहले जो टीके बनते थे उनको स्थानांतरित करके अब नए टीके बनाए गए द्वितीय पीढ़ी का। तो क्या बोला है, आजकल उपयोग में होने वाला हेपेटाइटिस बी का टीका कौन सा टीका है, तो हम कहेंगे द्वितीय पीढ़ी का टीका है। बात समझ में आ रही है। देखो सरल क्वेश्चन एक और, क्या लिखा है, सीरम क्या होता है, सीरम के बारे में चर्चा हुई थी, कल ही चर्चा हुई है अभी, ठीक है ना। सीरम क्या होता है, रुधिर का प्लाज्मा, फाइब्रिनोजन बिना प्लाज्मा, Ca डबल प्लस बिना प्लाज्मा, और क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर का प्लाज्मा तो बिल्कुल सही है, रुधिर का प्लाज्मा तो बिल्कुल सही कह रहा है। फाइब्रिनोजन बिना प्लाज्मा, फाइब्रिनोजन, राइट। देखो यदि रुधिर का प्लाज्मा होगा तो इसमें जमने की क्षमता होगी, यदि रुधिर का प्लाज्मा होगा तो इसमें जमने की क्षमता होगी, और वो क्या होगा, वायु के संपर्क में आने पर जम जाएगा। लेकिन यदि उस प्लाज्मा में से क्या निकाल लिया जाए, फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल लिया जाए, तो उसके जमने की क्षमता क्या हो जाएगी, खत्म, और वो हमेशा कैसा बना रहेगा, लिक्विड फेस में बना रहेगा। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, फाइब्रिनोजन बिना। मतलब दोनों उत्तर सही हैं, लेकिन दोनों सही में से जो ज्यादा सही है उसको चुनना है तुमको। तो ये है फाइब्रिनोजन बिना प्लाज्मा, ठीक है, वो भी सही है। रुधिर का जो प्लाज्मा है उसी से सीरम निकाला जाता है, लेकिन पहले रुधिर से प्लाज्मा अलग किया जाता है, फिर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो रक्त के थक्का जमने में काम आती है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर उसे अलग करके और क्या करते हैं, तो जो फाइब्रिनोजन के अलावा जो प्लाज्मा का भाग है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, सीरम। तो अब इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम लिखवाया है मैंने, याद है तुमको। एक कशेरुका जिसके आगे और पीछे मतलब ऊपर और नीचे दोनों में उभार पाया जाता है, वो क्या होती है, सेम टू सेम क्वेश्चन लिखवाया हूं, ठीक है ना। ये देखो अब भी पढ़ा था अपन ने, भारतीय गेंडा, अब भी पढ़े थे, कौन सा पार्क, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पढ़े थे कि नहीं, एकदम सरल क्वेश्चन। ये थोड़ा सा कठिन था, ये बुक के अंदर से पढ़ते तब समझ में आता, ठीक है ना। इसमें लिखा कौन सी एक पारजीनी खाद्य फसल है, पारजीनी खाद्य फसल मतलब जिसमें दूसरे पौधे के जीन को लाया गया है, लेकिन आगे क्या है, जिसका उपयोग दूसरे देशों में रतौंधी की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, रतौंधी की समस्या। तो B1 सोयाबीन ये तो नहीं है, फ्लेवर सेवर टमाटर भाई ये तो है, गोल्डन राइस ये भी है, स्टारलिंग मक्का ये भी है, ये तीनों पारजीनी फसल है, ये तीनों पारजीनी फसल है। लेकिन विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फ्लेवर सेवर टमाटर की किस्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये विटामिन ए से मतलब अपन कहेंगे प्रचुरता पाई जाती है इसमें विटामिन ए की, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। फिर ये आ गया एक बड़ा सरल, बहुत सरल क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण कहां होता है, तो यार सीधी सी बात है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, तो एटीपी का निर्माण कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, सरल क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये देखो फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन याद कर लो, अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन के बाद जो मेन पॉइंट लिखवाए थे तुमको,
उसमें लिखवाया था मैंने, शुक्राणु क्या करता है, अंडाणु क्या करता है, फर्टिलाइजिंग, और शुक्राणु क्या करता है, एंटी फर्टिलाइजिंग पदार्थ को स्रावित करता है, जो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो अंडाणु शुक्राणु की ओर, शुक्राणु अंडाणु की ओर गति करता है। यहाँ फर्टिलाइजिंग दिया है, तो फर्टिलाइजिंग किससे रिलेट करता है, फर्टिलाइजिंग रिलेट करता है परिपक्व अंडाणु से, परिपक्व अंडाणु से। दोनों अंडाणु फर्टिलाइजिंग, शुक्राणु एंटी फर्टिलाइजिंग स्रावित करते हैं, और ये दोनों पदार्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर क्या आएगा, परिपक्व अंडाणु। ये लो, निम्नलिखित में से कौन सा वसा संश्लेषण का स्थान है, तो वसा संश्लेषण का स्थान यहां पर है कौन, चिकना ईआर। क्या है, चिकना ईआर। इधर राइबोसोम दिया है, गलत है ये। राइबोसोम तो क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री। हाँ, किसमें, विटामिन ए की जो प्रचुरता है वो फ्लेवर सेवर टमाटर में होती, लगने से कुछ नहीं होता ना। एक बार बुक में देख लेना आप, देख लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, हाँ, तो इसमें राइट आंसर आएगा चिकना ईआर, क्योंकि खुरदुरे ईआर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, चिकने ईआर में वसा का। गोल्जी का है तो एक अलग चीज हो गई, ठीक है ना। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, राइबोसोम यहां पर गलत आंसर है, ठीक है ना। एक घड़ी ये बोल देता वसा का संश्लेषण कहां नहीं होता, लेकिन तब भी दो आंसर हो जाते, खुरदुरा ईआर और, तो वो तो चिकना ईआर ही आएगा। एक बार चेक कर लेंगे अपन वो पॉइंट भी, ठीक है। उसमें क्या होता है, कभी कभी देखो रतौंधी के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है, दोनों आ गए। विकासशील देशों में, तो वहां अब उस देश में कौन सी फसल उगाई जाती, कौन सस्ता पड़ेगा, तो वो चीज उसको पलट देती। तो उन चीजों पर गौर करना पड़ता है। ये प्रश्न आपके लिए 50-50 वाला था, बन जाए तो ठीक, ठीक है ना। अब सारे सरल थोड़ी मिलेंगे यार, ठीक है। क्या लिखा है, युवाओं का अधिकतम अनुपात कहां मिलेगा, विस्तृत समष्टि में, स्थायी समष्टि में, घटती समष्टि में, दोनों में। तो यार सीधी सी बात है, ज्यादातर युवा कहां पर हैं, विस्तृत समष्टि में। स्थायी समष्टि में तो सब बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। घटती समष्टि में कम होते हैं, लेकिन ज्यादातर युवा आपको विस्तृत समष्टि मिलेंगे। इसको भी अपन टिक लगा सकते थे, सही। एल्कोहल उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जिस जीवाणु की नई प्रजाति तैयार की गई है वो कौन सी है। यार ये तो अपने दिमाग से भी बाहर है, क्या आंसर है, बैसिला सब्टिलिस, ये बता रहा है वो। इसमें ये डाल दिया ना उसने, एल्कोहल उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जीवाणु की जो नई प्रजाति तैयार की गई है वो कौन सी है। ये सब्टिलिस तो मेरे को याद है, लेकिन ये शुरू का याद नहीं है, बैसिला सब्टिलिस। तो ये अपन देख सकते हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। एल्कोहल जैसे मानव इंसुलिन जो तैयार किया गया उसको अपन ह्यूमिलिन कहते हैं, ये अपने को याद है। ऐसे ही एल्कोहल उद्योग के लिए जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किया गया नया जीवाणु कौन सा है, तो हम कहेंगे बैसिला सब्टिलिस, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर ये आ गया सरल क्वेश्चन, हिचकी का कारण क्या होता है, किसका अनियंत्रित संकुचन है, तो डायफ्राम का। बहुत सरल क्वेश्चन, मतलब ये पेपर अपना जूलॉजी का ऐसा है कि 30 में से अपन 25 निकाल सकते हैं, क्या ख्याल है, निकाल सकते हैं कि नहीं। और तुक्का यदि 5 में लग गया तो 2-3 तो सही हो ही जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये सरल था, तो कहीं बॉटनी यदि कठिन आ गई तो जूलॉजी सरल रहेगी, ठीक। फिर ये देखो, कैडमियम प्रदूषण, तो बताया था मैंने कौन सा, इटाई इटाई रोग, ठीक। फिर इसके बाद आ गया मधुमक्खी पालन का वास्तविक उत्पाद कौन है, तो यदि मुख्य उत्पाद कहा जाए तो शहद, सह उत्पाद कहा जाए तो मोम, और वास्तविक उत्पाद जो प्रत्यक्ष रूप से मिलता है तो भाई दोनों मिलते हैं,
अंदर छत्ते के अंदर से शहद मिलता है और छत्ते से क्या मिलता है, मोम, तो यहां पर दोनों आएगा। फिर इसके बाद विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो कुछ में डीएनए और कुछ में, विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए दोनों का होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक वायरस में दोनों मिलेंगे, किसी में डीएनए मिलेगा और किसी में आरएनए मिलेगा, याद रखना है। फिर इसके बाद ये आ गया अगला क्वेश्चन, क्या बोला गया है, हॉट डाइल्यूट सूप, गर्म जल रूपी सूप की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो मैंने बताया था हेल्डाने ने प्रस्तुत की थी, ठीक है ना। यहां पर ये हेल्डाने, उसने हेल्डेन लिखा है, ये लिखा हुआ हेल्डाने, ठीक है ना। हेल्डाने ने प्रस्तुत की थी, याद रखना। गर्म सूप रूपी जल में, ठीक है ना, जो प्रोटीन के अणु हैं वो परस्पर क्रिया करते रहे, ठीक है ना। इसके बाद फिर सरल कार्बनिक पदार्थों के संगठन से डीएनए और आरएनए जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या हुआ, निर्माण हुआ, और बस उसके बाद जीवों की जो रचना है वो शुरू हो गई। सबसे पहले अणुओं से कोएसरवेट बना और फिर कोएसरवेट से जीव की उत्पत्ति हुई, ठीक है, ये है। स्तनी का कार्पस ल्यूटियम किसको स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरोन, सरल आंसर है। हमारे शरीर में दैनिक लय का नियमन करने वाला हार्मोन कौन सा है, मेलेटोनिन, कितना सरल क्वेश्चन है। किस देश में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है, आपके लिए 50-50 था, ये 50-50 था, राइट आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चोटग्रस्त होने पर पुनर्जनन की क्षमता किसमें नहीं पाई जाती, हमारे किस ऊतक में नहीं पाई जाती, तंत्रिका ऊतक में नहीं होती, तंत्रिका ऊतक में पुनर्जनन की क्षमता बिल्कुल नहीं होती। रिलैक्सिन किससे स्रावित होता है, तो अंडाशय से, और वो भी गर्भावस्था के दौरान, इसको प्रसव हार्मोन कहते हैं, ठीक। राइबोफ्लेविन क्या है, तो विटामिन बी टू, विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम, ठीक है। तो ये सरल था कि नहीं, बॉटनी में ऐसा लग रहा था कि हमें कितने क्वेश्चन, मतलब कितने नंबर मिलेंगे, 30 में से 12-13 मिलेंगे, 10 ही मिलेंगे, सही बात है कि नहीं, लेकिन इसमें 25 से 28 मिल सकते हैं, तो एक औसत पेपर आएगा, एक औसत पेपर आएगा, और अपने को 60 में से 40 निकालने की पूरी कोशिश करनी। ऐसा नहीं हो सकता कि 30 आपके ना फंसे, ये तो नहीं हो सकता, 30 तो फंसेंगे आपके, और ऐसा नहीं हो सकता कि 30 में 10 में तुक्का ना लगा पाओ आप, गलत तो नहीं है। अब किस्मत ही खराब रही तो क्या कर सकते हो फिर, मैं बता रहा हूं ना, किस्मत ही खराब रही तो क्या कर सकते हो। लेकिन 60 में से 30 क्वेश्चन तुम्हारे ना फंसे, ये तुम्हें और भी पेपर में सॉल्व करवाऊंगा, पता चल जाएगा तुमको। 60 में से 30 एग्जैक्ट ना फंसे, ऐसा नहीं हो सकता, और 30 जो बच गए उनमें 10 में तुम तुक्का ना लगा पाओ, इतने बुरे भी तुम्हारे दिन नहीं है, ठीक है। तो अपने को 40 लेके आना, मतलब लेके आना है 60 में से, बस यही टारगेट रखना है, और ये पेपर सेट हल करते करते आ जाएगा कि नहीं, 30 तो हमारे फंसेंगे ही फंसेंगे। आ रही बात समझ में, अभी लगा कि नहीं लगा कि फंस रहे हैं क्वेश्चन, कॉपी से है कि नहीं, थोड़ी सी मेहनत अपने को पेपर सेटों में करनी होगी अलग से, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं कल, ठीक है ना। हाँ, रुक तो जाया करो थोड़ी रे।